नमस्कार, आपका कथा कुंज में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बैलों की कथा को लेकर उपस्थित हूँ और मुझे आशा है कि ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। झूरे के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात को कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे कहाँ जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहा तुड़ा डाला और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न किया जा सकता था कि कोई बैल उन्हें कैसे तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, इसलिए एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरने पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक कीचड़ भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशीवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया और कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, हाँ, बस तुम ही तो खिलाते हो और सभी तो पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते?
स्त्री चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखी भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं या मरें। वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद की गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह न डाला तो कोई बात नहीं, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेंगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया क्योंकि वो उससे ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। आज फिर वही सूखा भूसा डाला। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न महसूस हुआ था। झूरी ने इन्हें कभी नहीं मारा था। उसकी एक टिटकार पर दोनों उड़ते थे। यहाँ मार पड़ी। एक तो आहा सम्मान, ऊपर से सूखा भूसा। नाद की तरफ फिर आंख नहीं उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूटकर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ले ली थी, अब की मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो कहाँ से मार से बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ मज़ा, लाठी लेकर आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती पलट पड़ता। उसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गया कि इस वक्त टल जाना ही भरमसाहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर में लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को जरूर भोजन मिला। यहाँ भी किसी सज्जन लड़की का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के प्रसाद की यही बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न हुए, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारता है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आई। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, इनकी नाक में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुप खड़े रहे।
मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव की कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। मित्रों, ये कहानी का पहला भाग था और इसका दूसरा भाग मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक इस चैनल पे बने रहें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।